नमस्कार दोस्तों। लाल किले में जो अलग अलग शिलापट लगे हुए हैं यानी पत्थर के बने हुए हैं, उसके ऊपर नाम अलंकृत है, उसको शिलापट कहते हैं। शिलापट की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर सजेशन हो तो भी बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्ता चौक का तात्पर्य ढके हुए बाजार से है, जो 17वीं सदी के भारतीय परिवेश में बेहद असामान्य था और मुगल स्थापत्य कला में अनूठा था। सत्तानुमा बाजार का विचार शाहजहां को सन 1646 में पेशावर शहर पाकिस्तान में ऐसा बाजार देखकर आया। इस तरह के बाजार को बाजार मुबारक कहा जाता था, जहां शखप का अर्थ सत होता है। लाहौरी दरवाजे से अंदर पहुंचते ही ढका हुआ रास्ता मिलता है, जिसके दोनों तरफ 2 मंजिली मेहराबदार कक्षों की श्रृंखला है। प्रत्येक तरफ 32 कक्ष है, जो आज भी दुकानों के रूप में उपयुक्त होते हैं। शाहजहां के काल में ऊपरी एवं निचली मंजिल में दुकानें थी, जो शाही परिवार की विलासपूर्ण वस्तुओं यथा रेशम जरी के कायरे वाली वस्तुएं शामिल सोने चांदी के बर्तन आदि का व्यापार करते थे। यह शाहजहां के समय की बात है। ये लाल किले के पश्चिमी। अब सत्ता बाजार को पार करते ही आगे जो मंजिल दिखाई देती है, इसमें अब संग्रहालय बना हुआ है। यह संग्रहालय भी बड़ा ही अजीबोगरीब है, क्योंकि यहाँ काफ़ी समय पहले यानी पिछले लगभग 70 साल तक इसका प्रयोग न के बराबर था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बहुत ही अच्छा संग्रहालय का रूप दिया, जो अब देखने लायक है। इससे आगे लाहौरी दरवाज़ा पीछे रह जाता है और दिल्ली दरवाज़ा आगे रह जाता है। दिल्ली दरवाजे से अंदर जाते हैं तो नौबत खाना आता है। नौबत खाना या नकार खाना, नगाड़ा घर महल परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में अवस्थित है। अपने गौरव काल में यहाँ वाद्य यंत्र बजाकर बादशाह यानी विशिष्ट पदाधिकारियों के दीवान आम आगमन की सूचना दी जाती थी। चुनिंदा अवसरों पर भी यहाँ संगीत बजाया जाता था। भारत के अधिकांश राजमहलों में प्रवेश द्वार के समीप नौबत खाने की व्यवस्था अवश्य होती थी। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह आयताकार भवन 3 मंजिला है। इसकी बाहरी दीवारों फूल पत्तियों के अलंकृत है, जिनके मूल रूप में हरे एवं सुनहरे रंग के विविध चित्र काम किया गया है। भीतरी दीवारों पर अलंकरण अन्य रंगों से किया गया था, इसके प्रमाण आज भी भीतरी कक्ष में देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि परवर्ती मुगल शासकों द्वारा ऐसा माना जाता है कि परवर्ती मुगल शासकों जहां द्वारा शाह 1712-13 ईस्वी एवं फर्रुखसियर 1713-19 ईस्वी की हत्या इसी नौबत खाने में कर दी गई थी। इसलिए यह नौबत खाना आज भी यहाँ अवस्थित है। रंग महल या रंगों का महल एक विशाल कक्ष युक्त है। इसका आंतरिक भाग मूलतः चित्रित था, जिस कारण इसका यह नाम पड़ा। यह राजकीय आवासों में सबसे बड़ा था और इसे इम्तियाज महल, उत्कृष्ट महल कहा जाता था। प्यालीदार मेहराबों से युक्त यह महल 6 कक्षों में विभाजित था। रंग महल के उत्तरी और दक्षिणी भाग शीश महल, शीशों का महल के नाम से जाने जाते थे। संगमरमर के इजारों शिलापट से अलंकृत थे। इस महल की दीवारों तथा छतों के ऊपर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं, जो कि प्रकाश को परावर्तित कर एक मनोहारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके केंद्र में लंबाई के साथ साथ एक जल प्रणाली बहती थी, जो कि नहर बैशियत स्वर्ग की जलधारा कहलाती थी। इसके केंद्र में संगमरमर का एक कुंड है और कहा जाता है कि इसमें मूलतः एक हाथी दांत का फंवारा था, जो अब दिखाई नहीं देता है। हमने उसके अंदर जाके भी देखा था, लेकिन ये जो रंग महल है ये अपने आप में एक विचित्र है, लेकिन इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं रहती है। हम इसको पास से देख सकते हैं। इसमें हमेशा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। रंग महल के पास में ही नहर है, नहर बैशियत, अर्थात स्वर्ग से बहती जलधारा।
किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह नहर बगीचों और महलों में निर्बाध जलापूर्ति कर उन्हें वातानुकूलित करती थी, क्योंकि पूरे महल में यह एक जल का स्रोत था। अब हम इसका अगला पार्ट देखने के लिए या इसका आगे का भाग देखने आगे बढ़ते हैं। यह जो भाग दिखाई दे रहा है यह शीश महल का भाग ही है। इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए हम इसको दूर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें अंदर जाना नहीं देते। अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दूर से देखने में लगता है ये आपको जो पानी की निकासी अंडरग्राउंड देखने को मिलेंगे। ये जालियाँ हैं, जालियों से हवा चली जाती है, प्रकाश भी जाता है। पुराने समय की जालियाँ हैं। जब हम इससे आगे जाएंगे तो एक और महल आएगा, यानी ये 3 महल है, 3 भागों में बंटा हुआ। इसमें शायद ये बीच का भाग बैठकों के लिए था, 2 भाग राजाओं के अपने ऐशो आराम जो बादशाह थे उनके लिए थे। इसलिए शायद ये वीआईपी हैं, इसलिए इसमें प्रवेश नहीं है। लेकिन मेरे को देखने में ये लगता है कि ये झरझर है, कहीं ऊपर नहीं गिर जाए, इसलिए शायद अंदर नहीं जाने देते हैं। हाँ, नक्काशी ज़रूर है, लेकिन वो भी अब कुछ टूटी फूटी ऐसी हुई नक्काशी है। हमने जाली के झरोकों से देखने का प्रयास भी किया था, लेकिन ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हमारे जैसे और लोग भी थे, उन्होंने भी ट्राई किया, लेकिन इम्पॉसिबल था। तब हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो आगे और महल दिखाई दिए, हम उनकी ओर चल पड़े। अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। यहाँ पे विदेशी सैलानी भी आते हैं और अंतर्राज्यीय के आते हैं, और दिल्ली के तो वैसे देखने के लिए आते ही हैं लोग, क्योंकि दिल्ली में इतनी जनसंख्या है कि वो सभी एक साथ नहीं देख सकते और उनको समय भी नहीं मिलता, और लोग एक साथ देखने आते भी नहीं हैं। तो स्थानीय दिल्ली वासी भी इसको क्रमवार देखते हैं। हम उससे आगे जाएंगे, आगे का पार्ट आपको दिखाएंगे। ये तीसरा महल है जो लगातार कंटिन्यू एक ही लाइन में 3 महल है। इनका नाम अलग अलग है, आपको मैं अगले वीडियो में पूरा विवरण दूंगा इसका। ये नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी जो अंदर से बंद है, प्रवेश मना है। दूर से देखते हैं। जब इससे हम आगे निकलते हैं तो हम और आगे बढ़ते हैं। एक चौक आता है, चौक के ऊपर से वो गुजरना पड़ता है। दोस्तों, जब लाल किला देखने जाओ तो आराम से देखना, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि कम से कम 3 से 4 घंटे आप जब व्यतीत करोगे अंदर, तब लगभग आप लाल किला देख पाओगे। नहीं तो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये लाल किला, काफ़ी लंबा है। ये खास महल है जो इसका बीच वाला भाग है। खास महल राजा का निजी महल था। इस महल में के 3 भाग है, तीनों कमरों का समूह जो दीवान एक खास की तरफ है। तस्वीर खाना प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। तहसीब खाना के पीछे के 3 कमरे बादशाह के सैन कक्ष के रूप में प्रयुक्त होते थे, जो ख्वाबगाह के रूप में जाने जाते थे। इसके दक्षिण में लंबा हॉल है जो हर तरफ से अलंकृत है। यह तोश खाना या बैठक के रूप में जाना जाता था। इसके उत्तरी दीवार में संगमरमर की एक आकर्षक जाली निर्मित है, जिसके ऊपरी भाग में न्याय के तराजू का अलंकन है, जो मूल बादशाहों की न्यायप्रियता का सूचक है। खास महल से छटे हुए पूर्व की तरफ एक अष्टपहलू प्रक्षिप्त बुर्ज है, जो मुशमन बुर्ज के नाम से जाना जाता है। इसी बुर्ज से बादशाह अपनी प्रजा को दर्शन दिया करते थे। खास महल, यह बादशाह का निजी महल था। दीवान खास शाह महल के नाम से भी जाना जाता था। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। मेहराब द्वार प्रवेश युक्त इस इमारत के मध्य में एक आयताकार कक्ष है, जो कि स्तंभों पर आधारित है। श्रृंखलाबद्ध मेहराबों से बना है।
इन स्तंभों का इजारा शिलापट पुष्प योजना से अलंकृत है। इसका ऊपरी हिस्सा प्रभाकारी एवं चित्रण युक्त है। छत के चारों कोनों पर स्तंभ युक्त छतरियां हैं। कक्ष के मध्य में स्थित संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह अपने साथ ले गया। कक्ष के मध्य से नहरें बहिष्ठ बहा करती थी। उत्तरी एवं दक्षिणी दीवारों के कोनों के मेहराबों के ऊपर व किनारों से नीचे अमीर खुसरो की नब्ज अंकित है कि इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके आगे आता है हमाम। हमाम शाही स्नान घर मुगल सम्राटों का प्रिय विश्राम स्थल था, जहां राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे। यह गलियारों द्वारा पृथक 3 मुख्य कक्षों से विभाजित है। माना जाता है कि दक्षिणी प्रवेश के दोनों ओर 2 कक्षों का प्रयोग शाही बच्चों द्वारा किया जाता था। नदी की ओर वाला कक्ष एक श्रृंगार कक्ष या जिससे फंवारे युक्त 2 कुंड हैं, जिनमें से एक गुलाब जल सेकने के लिए था। केंद्र में एक संगमरमर का कुंड था, जो कि आवश्यकतानुसार गर्म या ठंडे पानी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। पश्चिमी कक्ष गर्म या वाष्प स्नान के लिए इस्तेमाल किया होता था, जिसके लिए ऊष्मा की व्यवस्था पश्चिमी दीवार में की गई थी। फर्श एवं इजारा शिलापट उत्कृष्ट संगमरमर की है, जिन पर बहुरंगे पत्थरों के फूल पंक्तियों के नमूने जड़े हुए हैं। स्नान घर एक जटिल जलयंत्र था, जिसमें तांबे या मिट्टी के पाइपों युक्त लघु कुंड दीवार के अंदर धंसे हुए थे तथा इसके ऊपर मोटी चिनाई युक्त दीवारें थी। पुनः यह गर्म तथा ठंडे पानी की आपूर्ति करने के लिए दूसरी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। हमाम इसके पास में से एक नदी नहर निकलती थी, जिसको अमृत जल की धारा कहा जाता था, और इसी में से पानी इसमें प्रवेश करवाया जाता था। मोती मस्जिद। दर्शकों, यह मोती मस्जिद लाल किले के अंदर बनी हुई है। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न प्रहरों में इबादत करने के लिए उसको अपने शयन कक्ष से केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद का उपयोग शाही घराने हरम की महिलाओं द्वारा भी किया जाता था, जो कि इसकी उत्तरी दीवारों में मौजूद रास्ते से यहाँ पहुँचा करती थी। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है। इसमें प्रवेश के लिए पूर्वी दिशा में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है, जो कि तांबे के पत्थर से बना है। मस्जिद का आंगन चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यद्यपि इसका बाहरी भाग लाल बलुए पत्थर से के आवरण से युक्त है, किंतु इसका आंतरिक स्थापत्य पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना है। मस्जिद के इबादत खाने का फर्श काले संगमरमर की पट्टियों से अलंकृत मुसलों नमाज अदा करने के लिए प्रयुक्त छोटे कालीन का प्रतिरूप से सुसज्जित है एवं ये आंगन से ऊंचे स्थान पर है। मुख्य कक्ष के ऊपर 3 गोलाकार गुंबद है, जो मूलतः तांबे के चद्दर से मंडे हुए थे। आंगन में फुहारा युक्त हौज वजू इबादत से पूर्व हाथ धोने का हौज स्थित था। वजू करने के लिए पानी भी यमुना नदी से नहर के द्वारा यहाँ लाया जाता था, जो नहर से इसके अंदर जल की आपूर्ति होती थी। दोस्तों, मोती मस्जिद की जो विशेषता शिलापट पे थी, उसी के अनुरूप ये मस्जिद बनी हुई है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर वैसे अलग शिलापट के बनी हुई है। ये राजा का निवास था। ये तीनों लगातार जो उसके बैठने का, अतिथियों का और खुद का सोने का स्थान, उसी के आगे ये महल बना हुआ है। इसको मोती मस्जिद या मोती महल भी कहते हैं। दोस्तों, मोती मस्जिद के पास में ही राजाओं का हरम यहाँ जो बादशाहों की पत्नियाँ थी वो रहती थी, और इनके लिए इधर से एक सीधा रास्ता बना हुआ था, जो मोती मस्जिद के पूर्वी दिशा में बने दरवाजे से लगभग अटैच है। इसी के द्वारा इसमें औरतें जाके इबादत करती थी। कुछ ग्रंथों में मिलता है कि मुगल काल में औरतें इबादत नहीं करती थी, लेकिन वो पूर्णतः असत्य है।
क्योंकि लाल किले में इस बात के सबूत है कि औरतें भी इबादत मस्जिद में जाके करती थी, लेकिन आजकल ये बहुत कम चलन में है। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं ये मोती मस्जिद का है। मोती मस्जिद की हाइट लेके मस्जिद बनाई गई है और उसके ऊपर मस्जिद यानी 3 गुंबदाकार गोल गुंबद है ऊपर गोलाकार, और उसके पास में एक बगीचा है और बगीचे में भी एक कुआं है और पानी की निकासी के लिए 1.5 से 2 फुट गहरी नलियाँ बनी हुई है। आने जाने के लिए यहाँ टहलने के लिए रास्ता बना हुआ है और उसके आगे पानी निकासी के लिए एक हौज है, वहाँ पे जाके हम शायद आराम करने की फरमाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक चबूतरा है, यानी लंबाई में काफ़ी बड़ा चौक बना हुआ है, उसके ऊपर एक चबूतरा है। शायद राजा यहाँ जो बादशाह होते थे वो यहीं बैठ के प्रजा को संबोधित करते थे, यहाँ प्रजा से रूबरू यहीं होते थे वो विशेष उत्सवों पे, क्योंकि आगे बहुत बड़ा गार्डन है। और ये भी जो महल बना हुआ है ये भी काफ़ी ऊंचाई पे चौक पे बना हुआ और काफ़ी लंबाई चौड़ाई है इसकी। ये गार्डन जो हम आगे जाके आपको दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही गार्डन है। इसके जो रास्ते हैं उनका नाम भी अलंकृत है, हीरा महल है, संग्रहालय है और सावन भादो झील है। वो इसी रास्ते पे हम आगे जाएंगे तो हमको देखने मिलेगी। शाह बुर्ज भी इसी रास्ते पे है, तो थोड़ा आगे चलने पर आएगा। और ये एक शिलापट है जो यानी राजा महाराजाओं की चाय की व्यवस्था यहीं होती थी। और ये जो शिलापट है ये सावन भादो झील का शिलापट है। इसका नाम सावन भादो मंडप भी है, क्योंकि दोनों ओर मंडप बने हुए हैं, बीच में पानी खाल बनी हुई है जहाँ पे आते जाते नहाते हैं और पास में बगीचा है, वहाँ पे बैठ के आराम फरमाते हैं। यही है सावन और सामने बना ऐसा ही भादो है।